एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत मिट चुकी है। इंसान अब इंसान नहीं रहे बल्कि भूखे दैत्य बन चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक मिलिट्री बेस से जहां कुछ बच्चों को कैद करके रखा गया है। हर दिन उन्हें हथकड़ी लगाकर क्लास में लाया जाता। सैनिक उनके साथ ऐसा बर्ताव करते मानो वो कोई जंगली जानवर हो। उनसे दूरी बनाकर रखा जाता, लेकिन ये बच्चे दिखने में बिल्कुल मासूम थे। उनमें से एक लड़की मेलानी, नन्ही सी, मगर उसका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं था। हर क्लास में सबसे पहले जवाब देने वाली, सबसे विनम्र और सबसे अलग। मेलेनी को सबसे ज्यादा लगाव अपनी टीचर मिस जस्टिन्यू से था। वो उसकी माँ जैसी थी। प्रत्येक दिन उनका क्लास लिया जाता, उनके बिहेवियर को बारीकी से मॉनिटर किया जाता, और ये सब डॉक्टर कैरोलाइन की निगरानी से पूछा कि केनी कहाँ है, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। मेलनी सहम गई, क्योंकि जो भी बच्चा एब्सेंट होता वो फिर गायब ही हो जाता। क्लास के दौरान कई बच्चों ने केनी के बारे में पूछा, लेकिन मिस जस्टिन्यू ने भी कुछ नहीं बताया और बच्चों को एक कहानी लिखने को कहा। बच्चे कहानी लिखने लगे। इधर क्लासरूम के बाहर 2 सोल्जर्स डिलन और किरण हमेशा की तरह उन पर नजर रख रहे थे। कुछ देर बाद जस्टिन्यू ने बच्चों से लिखी कहानी को जोर से पढ़कर सुनाने को कहा। मेलानी ने झट से हाथ खड़े किए और अपनी लिखी कहानी सुनाई, जिसे सुन जस्टिन्यू भावुक हो गई। इतने में पहरेदारों ने जस्टिन्यू को मेलानी के सिर पर हाथ फेरते देख बखेड़ा शुरू कर दिया। अगले पल सार्जेंट एडी उसकी क्लास लेने आ पहुंचे। उन्होंने अपना थूक कलाई पर लगाकर एक बच्चे को सूंघाया और दिखाया कि जिनसे वो लगाव बढ़ा रही है, असल में वो क्या है। एक पल में वे उसे काट कर खा जाएंगे। थूक सूंघते ही क्लास के सारे बच्चे आक्रामक हो गए, केवल मेलनी को छोड़कर। दरअसल मेलनी के पास अपने ऊपर कंट्रोल करने की पावर सबसे ज्यादा थी, पर वे नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं थे, और यही बात सार्जेंट एडी उसे याद दिलाते गए। जस्टिन्यू के साथ ऐसा बर्ताव होता देख मेलानी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उसने सार्जेंट एडी को धमकाते हुए कहा, अगर मेरे पास दुनिया की सभी बुराइयों से भरा एक बॉक्स होता तो तुम्हें उसी के अंदर धकेलकर ढक्कन बंद कर देती। ये बात दर्शाता है कि वो मिस जस्टिन्यू से कितना गहरा लगाव रखती थी। जवाब में एडी कहता है, मैं तो यही कामना करूंगा कि वो बॉक्स तुम्हें कभी न मिले, लेकिन आगे चलकर वही बॉक्स मेलानी को मिलेगा और वो उसी में एडी को बंद कर देगी। बस देखते रहिए आगे क्या होता है। खैर, सार्जेंट एडी ने उसकी इस गुस्ताखी की सजा दी। उसे व्हील चेयर पर ही बांधकर छोड़ दिया, और तो और उसे भूखा भी रखा गया। कुछ घंटे बाद मिस जस्टिन्यू ऑफिस का काम खत्म करके लौट रही थीं। तभी उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने गार्ड्स को आवाज लगाई, लेकिन सब जा चुके थे। आखिर में वो खुद ही सेल खोलकर अंदर गईं, मेलनी को खोलने के लिए। इस बीच मेलानी को तेज भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने तुरंत जस्टिन्यू को चेतावनी दी कि वो फौरन यहां से चली जाए। जस्टिन्यू ने हालात को भांपा और सही समय पर भाग निकली। मतलब मेलानी खुद पर तभी तक काबू रख सकती थी जब तक वो भूखी न हो। जल्द ही वो दिन भी आया जब मेलानी को भी बेस की ऊपरी सतह पर ले जाया गया। बेस की बाउंड्री पर लाखों ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे, जो अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए सोल्जर्स लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे। दरअसल पूरी दुनिया में कॉर्डिसिपस नाम का एक घातक फंगल इन्फेक्शन फैल चुका था। वे सभी संक्रमित थे, एक ऐसा फंगल वायरस जो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है। बेस की वैज्ञानिक डॉक्टर कैरोलाइन इन बच्चों पर रिसर्च कर रही थी। उनका मानना था कि इन बच्चों में वायरस और इंसानियत दोनों का मिला जुला रूप मौजूद है, और उनके दिमाग से शायद इस बीमारी का इलाज मिल सके। इसी बीच मेलानी ने जैसे ही सेल नंबर 13 की केनी का दिमाग एक जार में बंद देखा, वो समझ गई कि अगला नंबर उसका ही है। हालांकि मेलानी बिल्कुल शांत रही और जो हो रहा था उसे होने दिया। तभी मिस जस्टिन्यू उसे बचाने आ पहुंची। वो इसके लिए जान देने लेने को तैयार थी। तभी डॉक्टर कैरोलाइन ने उसे समझाया कि वो वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है और इस पर बात की जा सकती है। जस्टिन्यू बात करने के लिए तैयार हो गई, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धोखे से उसे पकड़ लिया गया। यहीं पर उसे बताया गया कि जिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, असल में वे बच्चे वैक्सीन के परीक्षण बैच के उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। इससे वे अब खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। जस्टिन्यू को जेल भेज दिया गया। ठीक उसी समय इमरजेंसी सायरन बज उठा। सब असमंजस में पड़ गए कि ऑपरेशन करें या नहीं। तभी उन पर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। सहायक डॉक्टर को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। डॉक्टर कैरोलाइन ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ज़ॉम्बी का सिर फोड़ डाला। कुछ पर नुकीले शीशे से वार किया, जिससे उनकी खुद की हथेली भी लहूलुहान हो गई। तभी खून की गंध सूंघ उनकी सहायक डॉक्टर उन पर झपट पड़ी। कैरोलाइन वहां से भाग निकली। मेलनी अब भी स्ट्रेचर से बंधी हुई थी, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में भी कॉर्डिसिप्स था। मतलब ज़ॉम्बीज सिर्फ उन इंसानों पर हमला करते हैं जो अब तक संक्रमित नहीं हुए, ताकि उन्हें भी इन्फेक्ट करके वायरस फैला सके। किसी तरह मेलनी ने ऑपरेशन बेड से खुद को छुड़ाया और भाग निकली।
बाहर हाहाकार मचा हुआ था। सोल्जर्स जॉम्बियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम हो चुके थे। इसी अफरातफरी में मेलनी की नजर मिस जस्टिन्यू पर पड़ी, जिन्हें सोल्जर्स बंदूक के बट से पीट रहे थे। करते हुए एक नदी के पास पहुंचे। सब प्यास से बेहाल थे, इसलिए पानी पीने और स्टॉक भरने के लिए नीचे उतर गए। वे पानी भर ही रहे थे कि अचानक सामने हलचल हुई। डिलन ने बिना देर किए गोली चला दी। बस आवाज सुनते ही सैकड़ों जॉम्बी उनकी ओर दौड़ पड़े। सब जान बचाकर भागे। सोल्जर्स ने कवर फायर दिया, जिसकी बदौलत मिस जस्टिन्यू और डॉक्टर कैरोलाइन सही सलामत ट्रक तक पहुंच गई। इस बीच डिलन एक जॉम्बी के हत्थे चढ़ गया। उसने मदद के लिए सार्जेंट को पुकारा। सार्जेंट ने उस जॉम्बी को गोली मार दी, फिर भागकर ट्रक में चढ़ गए, लेकिन डिलन को अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि उसके हाथ पर जख्म साफ नजर आ रहा था। डिलन ने सफाई दी कि वो चोट उसे पत्थर से लगी है, लेकिन अगले ही पल वो जॉम्बी में बदलने लगा तो सार्जेंट ने उसे भी गोली मार दी। ऊपर से मेलनी को ट्रक के अंदर देख और भड़क गए। तब मिस जस्टिन्यू ने समझाया कि उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और चेहरे पर मास्क लगा है। न तो वो किसी को काट सकती है और न ही उसका थूक किसी के मुंह में जाएगा जिससे किसी को खतरा हो। लेकिन असली खतरा तो तब सामने आया जब ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। फ्यूल लाइन पर गोली लगने के कारण पूरा फ्यूल रिसकर खाली हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मजबूरन उन्हें जंगल का रास्ता छोड़कर पैदल लंदन के रास्ते जाना होगा। इस रास्ते पर खाना और पानी तो भरपूर मिलेगा, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा होगा। जल्द ही वे शहर के किनारे पहुंच गए। वहां से दूरबीन लगाकर जो देखा, उसे देख उनकी हालत खराब हो गई। सैकड़ों जॉम्बी एकदम स्टैच्यू की तरह खड़े थे। आसपास की दुकानें बहुत पहले ही लूटी जा चुकी थीं। जिंदा रहने के लिए खाना तलाशना तो जरूरी था, मगर इसके लिए उन्हें जॉम्बियों के बीच से होकर शहर के अंदर जाना होगा। शायद किसी घर से उन्हें थोड़ा बहुत राशन मिल जाए। वहां निकलने से पहले ही सार्जेंट ने सबको चेतावनी दी, कोई हलचल मत करना, वरना शोर सुनकर जॉम्बी कभी भी जाग सकते हैं। सब दबे पांव आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां तो जॉम्बीज की भरमार लगी थी। इसी सन्नाटे के बीच एक महिला जॉम्बी अपने बच्चे को बेबी स्ट्रोलर में ले जाते हुए दिखी। लाख मना करने के बावजूद जिज्ञासावश डॉक्टर कैरोलाइन बच्चे को देखने गई। जैसे ही वो बेबी के ऊपर से कपड़ा हटाई, नजारा देख चीख पड़ी। चीख सुनते ही कुछ जॉम्बीज जाग उठे। उन्हें मारते हुए वे आगे बढ़ चले। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब सारा झुंड उन पर टूट पड़ेगा? इसका समाधान निकालने के लिए वे मॉल के सबसे ऊपरी मंजिल पर गए, जहां से वे सही रास्ता देख सकें। मेलनी और कैरोलाइन को एक जगह छोड़कर किरण, जस्टिन्यू और सार्जेंट एडी 3 दिशाओं में स्काउट करने निकल पड़े। एक जगह जस्टिन्यू को किसी के गुर्राने की आवाज आई। इस बीच डॉक्टर कैरोलाइन मेलनी को उसके बचपन की कहानी सुना रही थी। कुछ साल पहले जब ये वायरस तेजी से फैल रहा था, तब सार्जेंट एडी को एक मैटरनिटी हॉस्पिटल से कई नवजात बच्चे मिले जो निश्चित रूप से संक्रमित थे। उनकी गर्भनालें अब भी अपनी माताओं से जुड़ी हुई थीं, लेकिन माताओं के अंग पूरी तरह भस्म हो चुके थे। दरअसल वे बच्चे गर्भनाल के जरिए अपनी माताओं के अंगों का आहार लेकर खुद को जिंदा रख पाए थे। उन्होंने पेट के अंदर से खुद ही बाहर निकलने का रास्ता भी बना लिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वे बच्चे अब भी सोचने समझने में सक्षम थे। कई मामलों में वे बिल्कुल असली इंसानों की तरह व्यवहार करते थे। उन्हीं बच्चों में से एक मेलनी भी थी। दूसरी तरफ आवाज का पीछा करते हुए जस्टिन्यू उस जगह पहुंची जहां पता चला कि एक जॉम्बी को लोहे की जंजीर से बांधा गया था। जस्टिन्यू ने उसे मारकर उसके दुखों से मुक्ति दिला दी। उधर धीरे धीरे डॉक्टर कैरोलाइन ने मेलनी को पूरा मामला समझा दिया। बच्चों का दिमाग खोलना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने बताया कि वो वैक्सीन बनाकर मिस जस्टिन्यू और पूरे विश्व को बचाना चाहती है। तब जाकर मेलनी को एहसास हुआ कि अपनी जगह डॉक्टर कैरोलाइन भी सही है। शाम तक जस्टिन्यू वापस लौट आई, लेकिन मेलनी के भोजन का इंतजाम नहीं कर सकी। मेलनी को भूखा रखना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। उधर किरण को एक फ्रिज से कुछ खाना और शराब मिली, जिससे उनका आज रात का गुजारा हो गया। सुबह उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। कल के हंगामे की वजह से और भी ज्यादा जॉम्बी बाहर आ चुके थे। यहाँ रुककर इंतजार करने से कुछ बदलने वाला नहीं था। तब किरण ने सुझाव दिया कि उनका ध्यान भटकाने के लिए किसी बिल्ली या कुत्ते का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बिल्ली आएगी कहां से, ये भी एक बड़ी समस्या थी। तभी मेलनी बोली, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर कैरोलाइन ने मना कर दिया, क्योंकि मेलनी जान चुकी थी कि उसे मारकर वैक्सीन बनाने के लिए उसका दिमाग निकाला जाएगा। ऐसे में अगर उसे आजादी दे दी जाए तो उसके लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ मेलनी उन्हें समझाती है कि अब वैक्सीन बनाकर भी कोई फायदा नहीं, ये दुनिया अब खत्म हो चुकी है। अब चाहे जो भी हो, वो मिस जस्टिन्यू के साथ रहना चाहती है, और यही वजह थी कि वो वापस लौट कर आएगी। उस पर भरोसा करके उसे जाने दिया गया। जल्द ही उसे एक बिल्ली मिली, लेकिन उसे देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। लाने के बजाय उसने उसे खा लिया। खैर, एक घर के अंदर उसे एक कुत्ता मिला।
वो उसे लेकर आई और जॉम्बियों के बीच छोड़ दिया। कुत्ता भागा और उसके पीछे पीछे सारे जॉम्बी चले गए। अब रास्ता बिल्कुल साफ था। मेलनी को हथकड़ी आदि पहनाकर वे फिर से बीकन की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर रुकना पड़ा। कहीं भी कोई रास्ता खाली नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मेलनी फिर उनके काम आई। वो अपने साथ रेडियो लेकर गई और एक ऐसे रास्ते की तलाश की जहां जॉम्बी न के बराबर थे। वे वही रास्ता अपनाते हैं। पता चला उस रास्ते पर बहुत सारे मरे हुए जॉम्बी पड़े थे, लेकिन उनके दिमाग के कॉर्डिसेप्स खुद को बचाने के लिए पेड़ के तनों से पोषण ले रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, उन पेड़ों के तनों में फल लग चुके थे। एक ऊंची बिल्डिंग पर तो ऐसे फलों की भरमार थी। शायद ये वही फल थे जिनके अंदर संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु मौजूद होंगे। डॉक्टर कैरोलाइन जितना समझ पाई, ये संक्रमण का दूसरा चरण था, यानी वायरस अब अपने अगले रूप में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अगर ये फल फटने लगे तो उनके बीज हवा में फैल जाएंगे और तब सिर्फ सांस लेने भर से लोग संक्रमित होने लगेंगे। यानी दुनिया का अंत अब बहुत करीब है। खैर, आगे चलकर उन्हें एक एडवांस ट्रक मिला। डॉक्टर कैरोलाइन कुछ साल पहले यहीं कार्यरत थीं, इसलिए उन्हें इस ट्रक के बारे में सब कुछ पता था। ट्रक के अंदर सोलर सिस्टम वगैरह सब मौजूद था और वो अब भी काम कर रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो सका। तब सार्जेंट एडी ने रेडियो के जरिए बीकन बेस से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। यानी ट्रक को ठीक करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे पहले खाने की जरूरत थी, जिसकी तलाश में किरण गया। मेलनी भी भूख से बेहाल थी और वो कब आपा खो बैठे इसका कोई भरोसा नहीं था। आखिरकार सार्जेंट एडी ने उसे भी जाने की इजाजत दे दी। वो भागी, एक कबूतर का शिकार किया और खा गई। उधर किरण एक घर में गया, फ्रीज चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाहर निकला तो एक अनजान लड़की ने उसे देख लिया। इधर तब तक सार्जेंट एडी और जस्टिन्यू ट्रक का इंजन ठीक कर चुके थे। बस सबके लौटने का इंतजार था ताकि वे एक साथ निकल सकें। इस बीच मेलनी एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसके जैसे कई बच्चे थे। वो ठीक से एक शब्द भी बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी अलग ही भाषा बना ली थी। तभी वो लड़की जिसने किरण को देखा था वहां पहुंची और सबको बता दिया। फिर क्या था, वे सब किरण का शिकार करने निकल पड़े। उधर डॉक्टर कैरोलाइन की हथेली का जख्म अब गंभीर हो चुका था। कटने से खून का जहर धीरे धीरे उनके शरीर में फैलता जा रहा था। उन्हें यकीन था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगी, लेकिन मरने से पहले वो वैक्सीन बनाना चाहती थी, जिसके लिए मेलनी के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जरूरत थी। तभी मेलनी वापस आ गई। उसने बताया कि उसके जैसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने शायद किरण को देख लिया है और अब वे उसे मारने वाले हैं। वहीं किरण भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी जमीन पर पड़े कुछ बॉक्स उसे मिले। उन बॉक्स को उठाते उठाते वह एक दुकान के सामने पहुंच गया, लेकिन अंदर घुसना आसान नहीं था। उसने तुरंत आर्मर और हथियार निकाले और किसी तरह अंदर प्रवेश कर गया। उधर सार्जेंट एडी ने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किरण रेडियो बाहर ही छोड़ गया था। जवाब न मिलने पर एडी उसे बचाने निकलने ही वाला था कि तभी रेडियो बज उठा। उधर से बीकन बेस का संदेश आ रहा था। एडी ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। हम लंदन में हैं, नदी के उत्तर में, बीकन से 1 दिन की दूरी पर। तब बीकन की तरफ से सूचना मिली कि उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। बस कुछ ही घंटों की बात है, जॉम्बी बेस के अंदर घुसने वाले हैं। यानी जो आखिरी सुरक्षित ठिकाना बचा था वो भी अब चंद घंटों में खत्म होने वाला था। वहीं मेलनी किरण को बचाने जाने के लिए लगातार जिद कर रही थी। उसी पल जस्टिन्यू और एडी हथियार लेकर निकल पड़े। इधर किरण के हाथ खजाना लग चुका था। वहां सालों तक चलने लायक राशन भरा पड़ा था। तभी एक लड़की हाथ में चूहा लिए अचानक उसके सामने आ गई। किरण घबरा गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब उसके लिए रचा गया जाल है। लड़की के बहकावे में आकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी 2 बच्चों ने दोनों तरफ से उसके घुटनों पर काट लिया। जख्मी होकर वो गिर पड़ा। ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से वे खूंखार बच्चे उसे घेर चुके थे। किरण ने ग्रेनेड निकाला और धमकाया कि वो पिन खींच देगा, लेकिन उन बच्चों को उसकी कोई समझ नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी जान दे दी, मगर जानबूझकर ग्रेनेड का पिन नहीं निकाला। कुछ देर बाद जब उसके साथी उसे बचाने पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि किरण को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया था और अब उसी जाल में वे खुद फंस चुके हैं। यानी एक जाल के ऊपर दूसरा जाल। दुकान के बाहर वे बच्चे उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। एडी का मन था कि उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन मेलनी ने रोक लिया। वो खुद उन बच्चों को सबक सिखाने आगे बढ़ी। उसने उनके सरदार से मुकाबला किया, चालाकी से उसे हथकड़ी पहनाई और उसी के डंडे से पीट पीट कर मार डाला। सरदार के मरते ही बाकी बच्चों की हिम्मत टूट गई। उनमें से कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका। इस तरह वे बिना और किसी को मारे वहां से निकलने में कामयाब हुए।
वापस ट्रक के पास लौटे तो दरवाजा खुला मिला। जल्दीबाजी में अंदर गए तो पता चला कि डॉक्टर कैरोलाइन ने वहां CO2 गैस फैला रखी थी। क्षण भर में तीनों बेहोश हो गए। इसके बाद कैरोलाइन ने पहले गैस बाहर निकाली और फिर मेलनी का दिमाग निकालने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उससे पहले ही मेलनी होश में आ गई और चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी। उसने यह भी बताया कि वो असल में बेहोश ही नहीं हुई थी। दरअसल वो 1000 तक गिनती गिनने तक सांस रोक सकती थी और इसका रियाज वो बेस पर हर रात सोने से पहले करती थी। डॉक्टर को लग रहा था कि उसके दिमाग में मौजूद फंगस ऑक्सीजन को स्टोर करने में सक्षम था। आखिर में डॉक्टर कैरोलाइन ने जस्टिन्यू की जान का हवाला देकर मेलनी को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि किसी दिन अगर बाढ़ या आग का प्रकोप हुआ तो ये सभी फल फट जाएंगे और तब जस्टिन्यू भी जॉम्बी बन जाएगी। उसने समझाया कि सिर्फ मेलनी ही उसे और पूरी दुनिया को बचा सकती है। एक पल के लिए मेलनी उसके बहकावे में आ गई, लेकिन फिर उसने एक सवाल किया। उसे बस इतना जानना था कि बेस छोड़ने से पहले उसके क्लासमेट्स जिंदा थे या नहीं। डॉक्टर ने हाँ में जवाब दिया तो मेलनी बोली, तो आपने उन्हें बचाने के लिए क्या किया? ये अब हम अपनी जान देंगे, यही रुकिए वरना मारी जाएंगी। लेकिन कैरोलाइन कहाँ मानने वाली थी। वो मेलनी के पीछे दौड़ी और उन खूंखार बच्चों के चंगुल में फंसकर जान गंवा बैठी। इस बीच मेलनी उस ऊंची इमारत तक पहुंच गई जो कॉर्डिसिप्स के फलों से लदी हुई थी। उसने वहां आग लगा दी जिससे सारे फल फट गए। कुछ ही पलों में उन बीजाणुओं ने पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। मेलनी समझ चुकी थी कि इंसान वैक्सीन बनाने के नाम पर उन्हें काटते रहेंगे, इसलिए उसने इंसानियत को ही खत्म करने का फैसला किया। इतने में उसे सार्जेंट एडी मिले जो उसे ही ढूंढने निकले थे। उन्हें बाहर देखकर मेलनी हैरान रह गई क्योंकि उसे लगा था कि एडी ट्रक के अंदर होंगे जो एयर टाइट था। फिल्टर की वजह से बीजाणु अंदर नहीं जा सकते थे और इस तरह वे बच सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। एडी भी संक्रमित होकर मारे गए। मिस जस्टिन्यू ट्रक के अंदर थीं, इसलिए वही अकेली बच पाईं। अब वो उन आवारा बच्चों को हर दिन पढ़ाती हैं क्योंकि वही बच्चे अब इस दुनिया का भविष्य हैं जो इस वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।